तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे द 22nd January 2022 fifth semester, and I will study. I will talk about that and EBM, Advanced Manufacturing Process. तो आज 22 जनवरी है, फिफ्थ सेमेस्टर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का चैप्टर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक का नाम है ईबीएम। ओके, द ईबीएम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इसके बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं जब वो देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कितना कंपोनेंट यूज होता है। उसके बाद जो पैरामीटर्स है वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इसका एडवांटेज और कुछ इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। तो ये सारा जो क्वेश्चन तुमको जो आएगा एग्जाम में, बस इसी 4 ठो बेस पे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ईबीएम। फिर पूछता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड सेटअप ऑफ द ईबीएम, पूछ सकता है मे बी। फिर पूछ सकता है व्हाट आर द पैरामीटर्स अफेक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीनिंग ऑफ द ईबीएम। तो पूछा है कि राइट द सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ईबीएम। तो क्वेश्चन से ही 4 ठो बेस के अकॉर्डिंग आएगा, ना इससे ज्यादा पूछेगा ना इससे कम। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछता है वर्किंग प्रिंसिपल। मोस्ट क्वेश्चन पूछता है वर्किंग प्रिंसिपल। लेकिन जब वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है तो अकलमंदी ये होना चाहिए कि इसके साथ साथ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी डिटेल हल्का सा देना चाहिए, थोड़ा सा पैरामीटर्स का भी पॉइंट लिखना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मार्क्स में थ्योरी पार्ट है, न्यूमेरिकल तो है नहीं कि न्यूमेरिकल बना दिए, तो ये सब थ्योरी है, लिखने वाला काम है। तो जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा हर टॉपिक को तुम ऐड कर देते हैं, करना चाहिए विद डायग्राम। अगर तुमसे पूछ दिया कि भाई ये ऐसा कुछ पैरामीटर के बारे में बताइए कि ईबीएम कौन से पैरामीटर पर काम करता है। पैरामीटर मतलब क्या, मटेरियल रिमूविंग रेट, मतलब इसका एमआरआर कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल, थोड़ा सा तस्वीर बना दे और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं। तो लगभग ये 4 टॉपिक को पढ़ना होगा एनी। और ये ईबीएम ही नहीं बल्कि सबके साथ है, चाहे वो एजीएम हुआ, चाहे कोई एजीएम के बारे में पढ़ रहा है, चाहे आप यूएसएम के बारे में कोई पढ़ रहा है, या कोई पेंट के बारे में पढ़ रहा है, या ईसीएम के बारे में कोई पढ़ा, या ईडीएम के बारे में पढ़ा। ये सारा चीज तुमको इसी 4 क्वेश्चन के अनुसार आएगा पीछे का, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा बेसिक यहाँ बता दें कि इसका भी जस्ट उसी तरह होता है जैसा कि मेरा प्लाज्मा का होता है, जैसे हमारा होता है लेजर का। तो लेजर और प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन बीम मशीन लगभग तीनों का एक रूप जो है एक ही होता है, थर्मल एनर्जी। ओके, लेकिन तो प्रोडक्शन कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम, उसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इन कर देंगे। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या आज इसके बारे में देख सकते हैं। सबको हम बिठा दे रहे हैं। तो इसमें यहाँ जो ईबीएम है इसमें 3 चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम और मशीनिंग। तो मशीनिंग का मतलब हो गया रिमूविंग
unwanted material. Beam just like jet means high velocity. High velocity मतलब let m is the mass of electron and 1/2 kinetic energy mv square. तो हाई वेलोसिटी, ओके, तो यहाँ पे हम लोग हाई वेलोसिटी क्रिएट करते हैं, ओके, एंड देन दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से आ गया कि मशीनिंग जो होता है वो मेरा थर्मल एनर्जी पर बेस है। अब मशीनिंग मतलब रिमूव करना, तो रिमूव थर्मल एनर्जी क्या करता है कि थर्मल एनर्जी मटेरियल को मेल्टिंग करेगा, मेल्ट कर देगा, मेल्टिंग करने के बाद क्या करेगा, वेपोराइज कर देगा, एकदम शॉर्ट तरीका में। तो एक ऑब्जेक्ट को यहां से बनेगा कि थर्मल एनर्जी पैदा करेगा और थर्मल एनर्जी से मेल्टिंग करके वेपोराइज करके इसको हटा देगा। अब ये जो जेट है वो किसका जेट, जवाब यहां पर आएगा, ये जेट किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का जेट है। अब फिर सवाल कि इलेक्ट्रॉन कहां से पैदा होगा, कौन होगा जिसको पैदा करने वाला होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गन मेरे बंदूक, तो इलेक्ट्रॉन इसको जो डिवाइड होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन गन होगा वो वहां से आएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पैदा कैसे होगा, तो ये हो गया मेरा बीम मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला जवाब। दूसरा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन गन से आएगा। फिर जवाब कि इलेक्ट्रॉन गन से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन गन में कैसे आएगा, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना देते हैं, यहाँ पर कुछ जवाब होगा लगभग 1500 वोल्ट ये पैदा करता है, तो 15,000 वोल्ट ये पैदा करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है इसका मान कितना होता है, अप्रोक्स यहाँ पर सब डाटा लिखा, कुछ डाटा है जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो लगभग 228,478 किलोमीटर पर सेकेंड। अब तुम सोच सकते हो कि इतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,28,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चलेगा, ठीक है, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन को, यह इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस वेलोसिटी से, तो उसकी कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज हम देंगे, कितना देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 वोल्ट हम यहाँ पे इसको देने वाले हैं। नाउ उसके बाद ये पावर जो लेगा, तो जब ज्यादा हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये पावर जो डेंसिटी है वो लगभग कितना खाता है, 6500, कुछ डाटा है, बस डाटा के अनुसार हम बस यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ नहीं। लगभग इतना mm², इतना एरिया को अगर हमें रिमूव करना है, इतना एरिया पर mm² को इसका एरिया हुआ, तो लगभग इतना वाट ऑफ एनर्जी ये लेगा, तो बहुत ज्यादा कंजप्शन रेट इसका बहुत ज्यादा एनर्जी ये कंज्यूम करता है। प्लस ये जो मटेरियल का जो होल है, ड्रिल है, वो कितना तक कर सकता है, वो कर सकता है, जहां पर कुछ ड्रिल है, लगभग जो ड्रिल कर सकता है वो लगभग तुम्हारा डाटा है 25 से लेकर 125 माइक्रोमीटर, लगभग इतना छोटा ड्रिल कर सकते हैं। तो कुछ डाटा मैं इसलिए यहाँ पे दिया कि ताकि ये समझने में आना चाहिए कि सब चार चीज कितना होता है। तो ये सब डाटा वेलोसिटी इतना करता है, तो डाटा याद करने की जरूरत नहीं, किसी याद कर नहीं, डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, इस डाटा बस एक जहन में देने के लिए कि कितना डाटा आता है, इतना आता है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इतना पावर ये कंज्यूम करेगा और लगभग इतना माइक्रो का ये ड्रिल कर सकता है।
ओके, तो ये हल्का सा है। अब हम अब देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, जो इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सब कैसे क्या करता है, तो हम वर्ड बाय वर्ड हम लिखते चले जाएंगे। उसके बाद तुमको इसमें थोड़ा एडवांटेज पैरामीटर वो सारी चीज लिखते चले जाएंगे। तो अब हम अगला स्टेप, ये बस थोड़ा थ्योरी हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा थ्योरी को थोड़ा सा हम उसको एक कंस्ट्रक्शन डिजाइन में डालेंगे और उसी में हम वर्किंग प्रिंसिपल भी दिखाएंगे। तो ये तो हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। ये क्या कहलाया, बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक आधार जो ज्ञान होना चाहिए वो देखिए। अब आते हैं कंस्ट्रक्शंस पे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी कैसे कैसे काम करता है, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सब डायग्राम को बना देते हैं यहाँ पे। अब देखो ये एक तरह का सेटअप होगा मेरा, यहाँ पे ईवीएम का एक सेटअप है, सेटअप ऑफ ईवीएम।
अब इसमें क्या क्या पार्ट है, कौन कौन सा कैसे काम करता है, बस वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेरा चैम्बर हो गया, ओके, बोलते चैम्बर, इसको बोलते वैक्यूम चैम्बर। तो ये असल में ये वैक्यूम चैम्बर है मेरा, वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम का मतलब हो गया इसमें हवा नहीं होता, ओके, इसमें हवा नहीं है। हवा नहीं है क्योंकि हवा इसलिए नहीं होता कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हवा से टकराता है, हवा के पास जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है, स्कैटरिंग हो सकता है, इधर उधर भाग सकता है, इसलिए इसको एक वैक्यूम चैम्बर लगते हैं, जिसमें से आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बीम पता कैसे होगा। देखो यहाँ पे पावर सप्लाई है, यहाँ पे पावर सप्लाई है PS, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई कितना का वोल्ट है, लगभग तुमको जो हम दिखाते हैं उतना वोल्ट का पावर सप्लाई का हाई वोल्टेज हम देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज हम देंगे। तो अब एक नेगेटिव हो गया और एक यहाँ पे मेरा एनोड पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, ठीक है, कुछ नहीं है, हवा नहीं है, ऐसा नहीं कि गैस है। अगर गैस होता तो प्लाज्मा बन जाता, गैस क्या होता, आयोनाइज हो जाता। यहाँ पे कुछ नहीं है, ना गैस है ना लिक्विड, कुछ नहीं, खाली है, वैक्यूम है। तब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो ये जो टंगस्टन का जो मटेरियल है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक ना। कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, सारा जो चार्ज है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या होगा, हाई करंट देने से क्या होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन जमा होता है और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो वो चीज यहाँ इसलिए इलेक्ट्रॉन गन कहा गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब का सब प्रोटॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहता है, पॉजिटिव की तरफ मूव की ओर जाना चाह रहा है। उसके बाद क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लेंस डालते हैं कि ताकि वो चीज एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो सके, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट होने के लिए मैग्नेटिक लेंस हम लोग डालते हैं। उसके बाद हो सकता है कि ये डिफ्लेक्शन नहीं हो, डिफ्लेक्शन ना होने के लिए फिर एक डिफ्लेक्शन कॉइल यूज करते हैं ताकि ये लाइट डिफ्लेक्ट नहीं हो, ताकि एक बिंदु पर जाके कंसंट्रेट हो जाए। तो ये सारा सेटअप हमारा होता है जो कि तक इलेक्ट्रॉन बीम में काम करते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज हमारा कौन सा पार्ट हो गया, एक तो पावर सप्लाई हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बीम हो गया, एनोड पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन गन हो गया जो टंगस्टन का बना हुआ है, वैक्यूम चैम्बर, मैग्नेटिक लेंस, डिफ्लेक्शन कॉइल, और ये मेरा हो गया वर्कपीस। इसमें हर तरह का वर्कपीस को हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कभी भी नेगेटिव किए जो चार्ज, ये जो प्लस नेगेटिव है, हम लोग वर्कपीस को नहीं जोड़ते हैं, इसलिए ये वर्कपीस हर तरह के लिए मटेरियल के लिए सुटेबल होता है। तो वर्कपीस मतलब सुटेबल
फॉर ऑल टाइप, ऑल टाइप्स के लिए सुटेबल होता है। बस ये तुमको था सेटअप। वर्किंग प्रिंसिपल भी इसी पे डिस्कस हुआ कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम मीटर टकराएगा, ये सब पार्ट दिया हुआ ताकि जिसको कुछ अपना यूज होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना इसके बाद हम लोग। तो अब लिखना कैसे हम लोग स्टार्ट करना, ठीक है। अब तो ये बेसिक था, अब लिखना कैसे कैसे वहां पे देख लेते हैं हम लोग हैं। लिखना छोड़ो उसको, इतना नहीं है। पहला बात, when the electrons are focused and concentrate on a small spot of the metal, kinetic energy converted into thermal energies। पहला बात। दूसरा, velocity is very high, means Mach number is greater than 1। Mach मतलब हो गया v/c, ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है लाइट के स्पीड से, ये इलेक्ट्रॉन बीम। उसके बाद क्या है, apply high voltage due to this high voltage the electrons comes from electron gun, ठीक है, and accelerated towards the anode। बस जो चीज हमने कहा वही चीज इलेक्ट्रॉन से वो टुवर्ड्स की तरफ मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारे यहाँ पे फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है किस पे, स्मॉल स्पॉट ऑफ द मेटल। ये वर्क किस पे करता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी के ऊपर। वेलोसिटी बहुत हाई होता है, लगभग तुमको मैक सुपरसोनिक जैसे स्पीड में काम करता है। फिर अप्लाई हाई वोल्टेज देते हैं हम लोग है, जो कि जिस तरह हाई वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन गन से आता है और एक्सेलरेट होता है टुवर्ड द एनोड पे, तब जाता है फिर तुमको वहां पे हिट कर देता है। तो ये तुमको तो बेसिक प्रिंसिपल था। इसके बाद लास्ट यहाँ पे है कि कुछ इसका वर्क एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता नहीं होता। पहला इसका एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है, नहीं उससे पहले देख लेते हैं कंट्रोल का। कंट्रोलिंग पैरामीटर्स देख लेते हैं कि कौन कौन चीज से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं।
पहला दिया हुआ है करंट, दूसरा दे सकते हैं उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद चौथा मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये सारा हमारा पैरामीटर्स होते हैं, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। करंट, करंट जितना ज्यादा जाएगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीम हमारा पैदा होगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम डिपेंड करता है करंट पे या डायमीटर पे। डायमीटर जितना ज्यादा टंगस्टन इलेक्ट्रॉन गन का डायमीटर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो निकलेगा। प्लस वोल्टेज, वोल्टेज ही देंगे तो उसका करंट निकलेगा। सब पैरामीटर्स प्लस मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा तो क्या वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो मटेरियल का प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना इसका होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो रहा मतलब बहुत ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए, हो सकता है कि नहीं भी हो जाए। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, करंट, डायमीटर, वोल्टेज, ये सब चीज हमारा एक फैक्टर काम करता है। प्लस प्लस कह सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ईबीएम, जैसे कि हमारा मैग्नेटिक लेंस, हमारा मैग्नेटिक लेंस को कैसे हम मैनेज करेंगे, किस तरह से हम लोग डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्शन कॉइल को देखना है कि डिफ्लेक्शन कॉइल को कैसे हम रख दिए। ये सब सारा अरेंजमेंट है कि हम लोग कैसे कैसे इसको करते हैं। तो ये सारा चीज जो हमारा एक डिस्कशन था जो यहाँ पे कर दिए हैं। इससे ज्यादा इसके बाद देखेंगे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज किसको बोलते हैं, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्या क्लियर नहीं दिख रहा है सर? क्लियर नहीं दिख रहा तो थोड़ा कैमरा को आगे कर देते हैं और क्या कर सकते हैं। नहीं दिख रहा तो अब क्या कर सकते हैं। अब तो लास्ट चीज देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे खत्म कर देंगे। पहला जो इसका एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया कि नो टूल, कोई टूल यूज नहीं होता, मतलब कि कोई नो टूल वियर। दूसरा कॉम्प्लेक्स ड्रिल इज पॉसिबल। जैसे हमने कहा था कि 25 से लेकर 125 माइक्रोमीटर तक ये होल कर सकता है। वेलोसिटी इज वेरी हाई, so material removing rate is very high. उसके बाद कट या मशीनिंग एनी मटेरियल, इसको कोई मतलब नहीं कि कंडक्टर है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब एडवांटेज अगर आएगा कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 पॉइंट काफी है।
पहला एडवांटेज ये हो गया कि इसमें कोई टूल यूज नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो इसमें कोई टूल का वियरिंग नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ड्रिल हम किसी तरह का भी ड्रिल हम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ड्रिल बहुत छोटा छोटा 25 से लेकर 25 माइक्रोमीटर होल हम कर सकते हैं। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या ज्यादा एनर्जी वहां पे देगा और मटेरियल रिमूविंग रेट ज्यादा करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से मटेरियल निकलेगा, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी जाता है। चौथा है कि इसमें कोई भी हम मटेरियल को यूज कर, चाहे वो कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, किसी तरह का मटेरियल हो गया, हम उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम जोड़ते नहीं है इससे वोल्टेज से, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से हम जोड़ते नहीं है, हम सिर्फ जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन गन को नेगेटिव से और एनोड को जोड़ते हैं पॉजिटिव से। वर्कपीस को नीचे में रखते हैं, उसको कोई चीज जोड़ते नहीं है, तो वो कोई भी तरह का चीज हो जाए उसको काट देगा। तो ये सारा चीज हमारा इसका एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज में कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज कुछ जो इंपॉर्टेंट है, पहला कि एनर्जी कंजप्शन रेट इज वेरी हाई, एनर्जी कंजप्शन रेट इज वेरी हाई। दूसरा, skilled persons required. Operations in vacuum chamber. And चौथा, high voltage transformer required. बस ये 4 पॉइंट से डिसएडवांटेज कर सकते, बहुत सिंपल हो जाएगा। पहला कि इसमें एनर्जी बहुत चाहिए, क्योंकि भाई कोई इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी पैदा करना है जिसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो मतलब कि मुझे हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ जाएगा, तो ये दोनों चीज को लिंक कर दिया गया तो लिखने में आसानी हो जाएगा। हमको चलाने के लिए हमको स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगा, कि भाई बहुत इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, कितना डिस्टेंस पे करना है, कितना वोल्टेज पे जाना है, किस तरह का ड्रिल चाहिए, कैसा कॉम्प्लेक्स डिजाइन करना, वो सारा डिपेंड करता है। प्लस ये जब भी काम होगा ये वैक्यूम चैम्बर पे होगा, ये हवा में नहीं होगा, हवा में होगा तो क्या होगा, हवा आयोनाइज हो जाएगा, पता चला कि प्लाज्मा बना दिया। प्लस इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, इस चीज को रोकने के लिए वैक्यूम चैम्बर की जरूरत पड़ता है। एक नया चैम्बर हमें बनाना पड़ेगा। नॉर्मल चैम्बर से कि हमारा प्लाज्मा हो गया या लेजर हो गया, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल चैम्बर पे काम कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी हमेशा वैक्यूम चैम्बर पे काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, एक पॉइंट ये पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है तुमको है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पूछता है, ये दो क्वेश्चन कि किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन रेट जाता है। तो ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछा तो ऐसे उम्मीद कम है कि ये सब चीजों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछेगा तुमसे पूछेगा कि बताइए कौन सा प्रोसेस थर्मल एनर्जी बेस्ड है, मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे है कि कुछ चीज नहीं, अब तो कुछ नहीं है, लगभग सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारा ईबीएम जितना भी टॉपिक था यहाँ पे लगभग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पैरामीटर कुछ भी पूछ दे तुमको बस जानना है कि सेटअप में क्या क्या यूज होता है, इसके अलावा तुमसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या है क्या नहीं है वो बस थोड़ा सा बेसिक जानना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है कि डायग्राम को कहीं मिस नहीं करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो इसमें तुम्हें क्या बोलते हैं कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो इसमें डायग्राम ये 4 पॉइंट को याद कर लो बस आसानी से, इसी के 4 नेगेटिव पॉइंट उसको याद कर लो ताकि तुमको डिसएडवांटेज और एडवांटेज में याद करने में आसानी हो। किताबों में बहुत सारा दिया हुआ लेकिन 4 छाट के बना दिए हैं ताकि तुमको याद करने में आसानी हो, कंफ्यूजन नहीं हो ज्यादा है। और ईबीए में बस ये चीज बहुत जरूरी है कि एनर्जी कंसंट्रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है,
ठीक है ना। तो ये तुम्हारा काम अपना वेलोसिटी हाई होता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी हाई से जाता है तो वो चीज का मेटेरियल ज्यादा हो जाता है। तो ये साथ हमारा बेसिक था। इसके अलावा अब नेक्स्ट डे क्योंकि हम ऐसे भी ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट चैप्टर जो है मेरा, क्या बोलते हैं उसको, है मेंटेनेंस, ऑलरेडी चल रहा, मैं चलाए थे तो उसको कुछ टॉपिक बचा हुआ बस है। तो उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट डे जब आएंगे तो हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ही लास्ट चैप्टर जो कि हमने मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया ऑलरेडी कर चुके हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, उसके बाद टाइप्स में 2-3 तो पढ़ चुके हैं, बस 1-2-3 बचा हुआ टॉपिक है। उसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ उसको कंटिन्यू कर खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक तुम्हारा मेंटेनेंस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा एएमपी कंप्लीट। एक बच जाएगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का चैप्टर फीडबैक ऑटोमेशन, ये तुमको हम विकास सर को बोलेंगे, वो क्लास तुम्हारा कवर करेगा उसका। उसके बाद फिर इंटरनेट ऑफ थिंग बच जाएगा, वो देखते हैं मन्ना सर कोई सीएस के डिपार्टमेंट के टीचर करवा देंगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर फिलहाल वो नहीं भी होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ज्यादा मार्क्स तो नहीं है, लेकिन बस फीडबैक बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन वाला बहुत चैप्टर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर है। और तो कुछ नहीं, असाइनमेंट अभी हम नहीं देंगे, अभी बस देखो क्या होता है एग्जाम, लेकिन बहुत जल्दी हम हर चैप्टर से एक असाइनमेंट दे देंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन पाए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर 1 को जरूर पढ़ के जाना, मतलब कि अगर एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चैप्टर 1 बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। सब कुछ छोड़ के चल जाना, लेकिन पहला चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं मेंटेनेंस, उससे बस 1-2 क्वेश्चन याद, उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है क्या है, ठीक है ना। बस इसके तुम्हारा क्वेश्चन होता है। बस क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम आएंगे तो मेंटेनेंस का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद तुम्हारा फिर देखेंगे रिवीजन हो पाएगा, तो फिर से हम पावर जेनी का चैप्टर 1 चैप्टर 2 को रिवाइज करेंगे।